अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए इंस्पेक्टर महबूब आलम की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। भारत में भरतपुर का इलाका हिंदू राजपूतों का गढ़ है। इस इलाके के हिंदू राजपूत हिंदुस्तान के दूसरी जातों के हिंदुओं से मुख्तलिफ हुआ करते थे। ये उन हिंदुओं की तरह नहीं थे जिनको हम बुज़दिल और धोती वाला कहा करते हैं। इस वास्ते के हिंदू राजपूत खासकर भरतपुर वाले दिलेर और लड़ाके थे और कत्ल और डांग सोटे में इनकी फितरत मुसलमानों वाली थी। नंदीगढ़ का बड़ा गांव भी कहते थे और कस्बा भी। वहाँ आड़त की मंडी थी और एक मंडी जानवरों की खालों की भी थी। मज़े की बात यह है कि हिंदू गाय बैल को सुबह नहीं करने देते थे। मुसलमान बड़ा गोश्त खाते थे, इस वास्ते बैल गाय सुबह करने पर हिंदुस्तान में फसाद होते रहते थे और इन फसादों में मुसलमानों का बहुत नुकसान होता था। लेकिन खालों के ताजिर हिंदू थे। वो गाय बैल की खालें भी खरीदते और फरोख्त करते थे। मुनाफे की खातिर इनके दिमाग से मजहब निकल जाता था। मेरी कहानी गाय बैल सुबह करने की बाबत नहीं है, ये तो मैंने आपको एक ऐसे ही बात बता दी है। असल वारदात इस तरह हुई थी कि फौज का एक नायक वर्दी में थाने में आया। उसने अपना नाम नायक मोहन कुमार बताया और नाम बताने के साथ ये भी कहा कि मैं राजपूत हूँ। उसने अपनी ज़ात इस वास्ते बताई थी कि मैं उसके रोब में आ जाऊँ। वो जंग अज़ीम का ज़माना था। जंग अज़ीम को ख़त्म हुए कोई 3-4 महीने हो गए थे। मोहन कुमार एक टांग खींच कर चलता था। उसको एक गोली घुटने के जोड़ में लगी थी, इस वास्ते वो टांग पूरी तरह दोहरी नहीं कर सकता था। वो अपने सगे चचा और उसके बेटे के खिलाफ बड़ा संगीन पर्चा कटाने आया था। उसने बड़ी लंबी कहानी सुनाई जिसको वो अपना बयान कहता था, लेकिन ये एक इबरतनाक कहानी थी। मैं आपको इस कहानी की मोटी मोटी बातें सुनाऊंगा, इस वास्ते कि हर एक बात सुनाई तो आपका बहुत सारा टाइम ज़ाया हो जाएगा। वो नंदीगढ़ से 1.5-2 मील दूर एक गांव का रहने वाला था। वहां उसके बाप की ज़मीन थी। नंदीगढ़ में 2 दुकानें थीं जो किराए पर चढ़ी हुई थीं। मोहन कुमार की उम्र 12-13 साल थी और उस वक्त उसका बाप मर गया। उसकी सिर्फ एक बहन थी जिसकी उस वक्त उम्र 9-10 साल थी। बस यही बाप की औलादें थीं। माँ ने दोनों को ज़मीन की आमदनी और दुकानों के किराए पर बहुत अच्छी तरह पाला पोसा। मोहन कुमार के सर पर बाप का साया नहीं था, फिर आमदनी बहुत ज़्यादा थी, इस वास्ते वो ख़राब हो गया। इसकी उम्र 16 साल हुई तो माँ भी मर गई। इसकी बहन अब 13 साल की थी। मोहन कुमार ने बहन का बहुत ख्याल रखा लेकिन खुद ख़राब हो गया। उसको खाने उड़ाने वाले दोस्त मिल गए। नंदीगढ़ के भी 2-3 दोस्त मिल गए। इन सब ने उसको शहज़ादा बनाकर उसको खाना शुरू कर दिया। ये सब राजपूतों के लड़के थे। उन्होंने मोहन कुमार को पहले शराब पिलाई और जब नशा उसके दिमाग में समा गया तो उसने शराबखोरी को अपनी आदत बना लिया। उसके दोस्त उससे शराब पीने लगे। शराब अंदर चली जाए तो इंसान में हर एक पैदा हो जाता है। दोस्तों ने उसको जुए का चस्का डाल दिया। इंसान हार जीत के चक्कर में आ जाए तो वहाँ से उसका निकलना नामुमकिन हो जाता है। वो आगे ही जाता है, पीछे नहीं आता। फिर मोहन कुमार ने औरतों का शिकार शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले माँ के सोने के ज़ेवरात पर हाथ फेरा, कुछ जुए में गंवाया और कुछ तो जवान औरतों को तोहफे में दे दिया। तवाइफबाजी भी शुरू हो गई। दोस्त उसे राजकुमार कहते थे, जिस तरह हम किसी को शहजादा कहते हैं। बड़ों ने इसको रोका टोका। उसके बाप की शराफत की बाबत भी बताया कि वो बहुत शरीफ आदमी था, लेकिन वो गुंडा बदमाश बन गया था। इस वास्ते बड़ों ने उसको अपनी इज्जत बचाने के लिए रोकना टोकना बंद कर दिया। जुएबाजी, शराबखोरी और दूसरी बदकारियों में बदमस्त होकर भी उसने अपनी बहन का बहुत ख्याल किया। उसको घर में नौकरानी रख दी और उसको बहुत अच्छे कपड़े सिला कर देता और उसके साथ प्यार बहुत करता था। दोस्तों ने मोहन कुमार को राजकुमार बनाकर बहुत ऐश की। वो ज़मीन के टुकड़े बेचने लगा और सारी ज़मीन बिक गई। पीछे नंदीगढ़ में 2 दुकानें रह गई थीं। एक रोज़ उसने किसी की जवान बेटी को खेतों में ज़बरदस्ती पकड़ लिया। लड़की तो उसका मुकाबला ना कर सकी और हार गई, लेकिन लड़की चीखती चिल्लाती हुई अपने घर गई। उसके घर के आदमी मोहन कुमार को कत्ल करने के वास्ते निकल आए।
वो अभी घर नहीं पहुंचा था। उसको एक दोस्त ने कहीं ढूंढ कर बताया कि वो घर न जाए वरना लड़की वाले उसको जान से मार डालेंगे। उसको अपनी जान से ज़्यादा अपनी बहन का गम था। उसको डर था कि वो लोग इसकी बहन से बदला लेंगे जो बहुत बुरा होगा। उसने गौर किया कि उसकी माली हालत कैसी है। उसको याद आ गया कि वो तो कंगाल हो चुका है, ज़मीन फरोख्त हो गई थी, ज़ेवरात ऐश में उड़ गए थे, गांव वाला मकान भी अपना नहीं रहा था, इस वास्ते कि उसकी रजिस्ट्री साहूकार के पास रखवा कर उससे कर्ज लिया था और साहूकार ने उससे एक कागज़ पर अंगूठा लगवाया था। पीछे 2 दुकानें रह गई थीं। इसमें इतनी अकल रह गई थी कि उसने दुकानें बहन के वास्ते रख ली थीं। शाम के बाद अंधेरा हो गया तो वो अपने एक दोस्त के घर गया और उसको कहा कि वो इसकी बहन के सर पर हाथ रख ले। दोस्त ने साफ जवाब दे दिया। दूसरे दोस्त के पास गया तो उसने भी इसको टरका दिया। दोस्तों को पता चल गया था कि ये शख्स खाली हो चुका है और अब मदद मांगता है। मोहन कुमार की आंखें खुल गईं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। गांव में सब लोग सो गए थे। वो अपने घर जा रहा था। उसको चौकीदार मिल गया। उसने मोहन कुमार को बताया कि लड़की वाले उसको ढूंढते फिर रहे हैं। वो कहते थे कि मोहन कुमार ना मिला तो वो थाने में रिपोर्ट करेंगे। मोहन कुमार जल्दी से अपने घर गया। उसकी बहन को उसकी करतूत का पता चल चुका था। वो रो रही थी। मोहन कुमार को उसने कहा कि वो कहीं भाग जाए, नहीं तो लड़की वाले उसको कत्ल कर देंगे। बहन का उसको इतना ज़्यादा ख्याल था कि उसको अकेला छोड़कर जाना उसको पसंद नहीं था। उसने घर में जो कीमती चीज़ देखी और बहन के सारे कपड़े वगैरह एक ट्रंक में डाले, ट्रंक सर पर उठाया और बहन को साथ लिया। चौकीदार उसका यार था। उसने उसकी मदद की। ट्रंक बारी बारी दोनों ने उठाया और नंदीगढ़ पहुंचा दिया। नंदीगढ़ में मोहन कुमार का चचा था। मेरी डायरी में मैं जो अपने वास्ते लिखता रहता था, चचा का नाम हरकिशन लाल लिखा हुआ है। ये शख्स नंदीगढ़ में आड़ती था। उसने भी 3-4 दफ़ा मोहन कुमार को कहा था कि वो बदमाशी और अय्याशी छोड़ दे और बाप दादा की जायदाद नीलाम न करे, लेकिन मोहन कुमार ने उसकी भी नहीं मानी थी। अब मोहन कुमार इस हालत में अपने चचा के पास गया कि कंगाल हो चुका था और वो जुर्म करके आया था और मफरूर था। दोस्त यार खा पी कर मुँह फेर गए थे। चचा के घर वाले सोए हुए थे। मोहन कुमार ने दरवाज़ा खटखटाया। उसके चचा का बेटा जगदेव बाहर आया। जगदेव उससे 1.5 साल छोटा था। वो मोहन कुमार और उसकी बहन को देखकर बहुत हैरान हुआ। दोनों को अंदर ले गया। चचा जागा तो मोहन कुमार उसके पाँव पर गिर पड़ा। रोते हुए उसने कहा कि चचा, मैंने तुम्हारी नसीहत नहीं मानी थी, इस वास्ते आज सज़ा लेकर तुम्हारे कदमों में आया हूँ। मुझको धुतकार न देना। मैं तुम्हारे भाई का बेटा हूँ और ये मासूम लड़की तुम्हारे भाई की बेटी है। इसकी इज्जत का मामला है। उसने चचा को सारा वाक़या सुनाया और फिर कहा कि चचा, मैं पापी हूँ, तुम्हारे घर में नहीं रहूँगा। मैंने सोच लिया है कि मैं किधर जाऊँगा। मैं उस वक्त वापस आऊँगा जब इधर के लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। चचा ने अपनी भतीजी को देखा तो उसका दिल मोम हो गया। उस लड़की का नाम मालती था। चचा ने लड़की को अपने पास रख लिया। मोहन कुमार को उसने नहीं कहा कि वो भी उसके घर में रहे। मोहन कुमार ने अपनी बहन के सर पर हाथ फेरा और बहन को रोता हुआ छोड़कर चला गया। जंग अज़ीम शुरू हो चुकी थी। हिंदुस्तानियों की किस्मत चमक पड़ी। फौज में भर्ती इतनी आम हो गई थी कि छोटे मोटे जिस्मानी नुक्स वाले को भी भर्ती कर लेते थे। मुल्क में कारोबार भी खुल गया। मोहन कुमार रात को ही नंदीगढ़ से निकल गया। अगले रोज़ भरतपुर के डाक बंगले में जाकर फौज में भर्ती हो गया। भर्ती करने वाले डाक बंगलों में चंद दिनों के लिए आते थे और भेड़ बकरियों की तरह देहाती नौजवानों को भर्ती करके ले जाते थे। मोहन कुमार भी सिपाही बनकर चला गया। राजपूत लड़ाका कौम थी, इस वास्ते अंग्रेज इस कौम को बहुत पसंद करते थे। मोहन कुमार को ट्रेनिंग के बाद उस पलटन में भेजा गया जो बर्मा के महाज पर थी। उस वक्त फौजी अपनी तनख्वाहें अपने घर के किसी फर्द के नाम लिखवा देते थे। तनख्वाह उस फर्द को हर महीने घर मिल जाती थी। महाजों पर फौजी को पैसों की ज़रूरत नहीं होती थी। मोहन कुमार की तनख्वाह उसकी बहन को मिलती थी। उसके खत आते थे लेकिन वो अपना एड्रेस नहीं लिखता था। वो डरता था कि वो जो जुर्म करके भागा है, इस पर पुलिस उसको पकड़ने के वास्ते आ जाएगी। उसने 3 साल बाद अपना एड्रेस लिखा। इस पर उसको अपनी बहन मालती का खत मिला। उसने भाई को लिखा कि चचा कहता है कि दोनों दुकानें जो किराए पर चढ़ी हुई हैं वो बेच दे।
اس واسطے کہ سب رقم کاروبار میں وہ لگا دیں اور مالتی کے واسطے وہ کاروبار ہوگا۔ مالتی نے اس کو یہ بھی لکھا کہ جس لڑکی پر اس نے جرم کیا تھا اس کے گھر والوں نے پولیس میں پرچہ نہیں کرایا اور وہ چپ ہو گئے تھے۔ مالتی نے ایک اور بات اس کو لکھی، اس کا موہن کمار کو کچھ فکر ہو گئی۔ اس کے چچا کا ایک ہی بیٹا تھا جگدیو، اس کو باپ نے شہزادوں کی طرح پالا تھا اور بیٹا خراب ہو گیا تھا۔ مالتی نے خط میں لکھا کہ جگدیو اس کے ساتھ پیار سے سلوک کرتا ہے اور اس کا بہت خیال رکھتا ہے۔ موہن کمار کو یہ بات پسند نہ آئی، اس واسطے کہ اس نوجوان جگدیو کی بابت اس کو معلوم تھا کہ ٹھیک چال چلن کا نہیں ہے۔ اس نے 15-16 سال کی عمر میں ہی جوان لڑکیوں کے پیچھے پھرنا اور ان کو کھلانا پلانا شروع کر دیا تھا۔ موہن کمار مالتی کو ایسی بات لکھنے سے ڈرتا تھا کہ جگدیو سے بچ کر رہے، اس واسطے کہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتی تھی، خط کسی سے پڑھواتی تھی۔ پھر اس کو چچا کا خط ملا جس میں اس نے لکھا کہ وہ اس کی دکانیں بیچ کر مالتی کے نام کاروبار کرنا چاہتا ہے۔ اس واسطے موہن کمار اس کو مختار نامہ لکھ کر بھیج دے کہ وہ موہن کمار کے نام پر دکانیں بیچ سکتا ہے۔ موہن کمار نے مختار نامہ زیر دستخط کمپنی کمانڈر بھیج دیا۔ جنگ میں فوجی مکھیوں کی طرح مرتے تھے، اس واسطے ترقی جلد ملتی تھی۔ موہن کمار کو بھی ترقی مل گئی، وہ جنگ کے آخری دنوں میں نائک ہو گیا۔ برما فرنٹ سے جاپان کی فوج بھاگ رہی تھی، اس واسطے یہ فرنٹ خطرناک نہیں رہ گیا تھا۔ لیکن ایک رات موہن کمار رات کی پیٹرول پارٹی لے کر آگے گیا تو اس پر فائرنگ ہوئی۔ ایک گولی موہن کمار کے گھٹنے میں لگی، اس کو اٹھا کر پیچھے لے آئے۔ زخم بہت بڑا تھا، اس کو پیچھے کلکتہ کے اسپتال میں بھیج دیا گیا۔ اس نے اپنے چچا کو اس اسپتال کا پتہ لکھ دیا۔ اس کا زخم تو ٹھیک ہو گیا لیکن ٹانگ میں کھچاؤ پیدا ہو گیا، اس واسطے وہ فوج میں نوکری کے قابل نہ رہا۔ ایسے فوجیوں کی بابت فیصلہ کرنے کے واسطے میڈیکل بورڈ بیٹھا کرتا ہے۔ موہن کمار کا بھی بورڈ ہوا اور اس کو فوج کے لیے انفٹ قرار دے دیا گیا۔ انگریز زخمی فوجی پر بہت مہربانی کرتے تھے، بہت روپیہ پیسہ دیتے تھے، سروس زیادہ ہوتی تو میڈیکل پنشن دیتے تھے جو عام پنشن سے زیادہ ہوتی تھی۔ موہن کمار نے مجھ کو بتایا کہ وہ محسوس کر رہا تھا کہ مالتی کا خط بڑے عرصے سے نہیں آیا، اسپتال میں وہ 4 مہینوں سے تھا، آخر اسے مالتی کا خط مل گیا۔ اس خط سے موہن کمار کا خون سخت گرم ہو گیا، اس واسطے کہ اس کی بہن نے اس کو باتیں ہی ایسی لکھی تھیں۔ ایک یہ تھی کہ اس کے چچا نے اس کی دونوں دکانیں بیچ دی تھیں اور 4-5 مہینوں بعد مالتی کو خبر سنائی تھی کہ اس نے دکانوں کی قیمت سے جو کاروبار شروع کیا تھا اس میں بہت نقصان ہو گیا ہے اور ساری رقم ڈوب گئی ہے۔ دوسری خبر چچا کے بیٹے جگدیو کی بابت تھی، وہ مالتی پر بری نظر رکھتا تھا۔ اس نے مالتی کو اپنی نیت صاف بتا دی۔ مالتی نے اس کو کہا کہ وہ اس کی چچا زاد بہن ہے، لیکن جگدیو بہت برا آدمی تھا، اس نے کوئی شرم نہیں کی۔ مالتی نے لکھا کہ اس نے جگدیو کی ماں کو بتایا تو ماں اپنے بیٹے سے پوچھنے کی بجائے مالتی کو ہی برا بھلا کہنے لگی کہ وہ اس کے بیٹے کو بدنام کرتی ہے۔ جگدیو نے مالتی کو دھمکی دی کہ وہ اسے اپنے گھر سے نکال دے گا۔ چچا کو پتہ چلا تو اس نے بھی مالتی کو ہی ڈانٹ ڈپٹ دیا۔ 1 مہینے بعد موہن کمار فوج سے فارغ ہو کر نندی گڑھ پہنچ گیا۔ اس کو سب سے پہلی خبر یہ سنائی گئی کہ 15-20 دن گزرے، مالتی اس کے چچا کے ایک مسلمان نوکر کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ موہن کمار نے چچا سے پوچھا کہ اس نے نوکر کا پیچھا کیا ہے، اگر نہیں کیا تو پولیس کو رپورٹ دی ہے۔ چچا نے نوکر کا پیچھا نہیں کیا تھا اور اس نے رپورٹ بھی نہیں دی تھی۔ کیوں نہیں دی؟ تھانے جا کر رپورٹ درج کرانی تھی، تمہاری بہن خود اس کے ساتھ گئی ہے۔ چچا نے اس کو جواب دیا، اگر وہ اغوا ہوئی ہوتی تو میں سارا تھانہ اس آدمی کے پیچھے لگا دیتا، لیکن تمہاری بہن آوارہ ہو گئی تھی، اس کا چال چلن بہت ہی خراب ہو گیا تھا، اس نے میرے بیٹے جگدیو کو بھی پھانسنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ اس کے ہاتھ نہ آیا، اس واسطے تمہاری بہن نے اس کو بدنام کرنا شروع کر دیا کہ وہ اس کو چھیڑتا ہے۔ تمہاری بہن کو یہ بھی شرم نہ آئی کہ جگدیو اس کا بھائی ہے۔ میرا نوکر حیدر خان تھا، مجھ کو اس پر اتنا اعتبار تھا کہ وہ میرے گھر کو بھی آ جاتا تھا، خوبصورت اور دلیر جوان ہے، اس واسطے مجھ کو کسی کا ڈر خطرہ نہیں ہوتا تھا۔ مجھ کو لوگوں نے بتایا کہ مالتی حیدر خان کے ساتھ ملتی ہے اور وہ دونوں لوگوں کو اکٹھے باہر بھی نظر آئے تھے۔ میں نے حیدر خان سے پوچھا تو اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ مالتی اس کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتی، کہتی ہے
कि मुझसे अलग हो गए तो मैं चचा को कहूँगी कि तुम मुझे छेड़ते हो और बुरी बातें कहते हो। मैंने मालती को डांटा, दबका, मारा और हैदर खान को भी गाली गलौज की। दोनों दुबक गए, लेकिन तीसरे चौथे रोज़ वो दोनों ही गायब हो गए। मैं अगर शोर मचाता या थाने जाता तो अपनी ही बेइज्जती थी। वो अपनी मर्जी से गई है। मोहन कुमार ने चचा से पूछा कि उसने उसकी दुकानें बेचकर किस कारोबार में पैसा लगाया था। चचा ने उसे बताया कि कारोबार क्या शुरू किया था और नुकसान किस तरह हुआ है। मोहन कुमार ने सारी बात सुनकर कहा कि चचा, कारोबार तो आपने किया था, मालती ने नहीं किया। इस वास्ते ये नुकसान आपका है, मेरा नहीं। मुझको रकम दें। दरअसल मोहन कुमार को शक हो गया था कि उसके चचा ने कोई कारोबार नहीं किया और वो दुकानों की कीमत वसूल करके खा गया है। मोहन कुमार ये भी मानने को तैयार नहीं था कि उसकी बहन का चाल चलन खराब हो गया था और वो मुसलमान मुलाजिम के साथ भाग गई है। मेरे पास तो अभी कोई सबूत नहीं आया था कि मालती नाम की लड़की अच्छे चाल चलन की थी या बुरे चाल चलन की, लेकिन कोई भाई नहीं मानता कि उसकी बहन का चाल चलन खराब है। यही हाल मोहन कुमार का था। बातें करते करते उसका हाल ज़्यादा खराब हो गया। पाप मेरे थे और सज़ा मेरी बहन को मिली है, उसने कहा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा, अब मैं पछताने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने बाप दादा की जायदाद शराब और औरत में डबो दी और दोस्त खा पी कर बैठ गए। मैंने बहन की इज्जत की खातिर इसे चचा के हवाले किया था, लेकिन यहाँ इसकी इज्जत न बच सकी। उसका इतना लंबा चौड़ा बयान मेरे वास्ते इबरतनाक कहानी थी। इसकी कहानी ख़त्म हुई तो मैंने इससे पूछा कि इसकी रिपोर्ट क्या है। क्या वो अपने चचा से अपनी दुकानों की कीमत लेना चाहता है? मेरे चचा ने या इसके बेटे जगदेव ने मेरी बहन को गायब कर दिया है, उसने कहा। मुझे शक है कि जगदेव ने मेरी बहन को कत्ल करा दिया है। कत्ल की वजह? मैंने पूछा। कत्ल किस वास्ते किया? 2 वजह हैं, उसने कहा। जगदेव मेरी बहन के पीछे पड़ा हुआ था। मेरी बहन ने उसको कबूल नहीं किया। मुझे 16 आने यकीन है कि मेरी बहन ने उसे गाली गलौज की होगी। इस वास्ते जगदेव ने उसको इधर उधर कर दिया है। यह आपको मालूम करना पड़ेगा कि मेरी बहन जिंदा है या कत्ल हो गई है। तुम कोई सबूत दे सकते हो कि जगदेव मालती के पीछे पड़ा रहा है और उसने मालती को गायब किया है? मैंने पूछा और उसको बताया। मोहन कुमार, तुमको मालूम होगा कि जिस शख्स को सब लोग कातिल मानते हैं वो अदालत से बरी हो जाता है, इस वास्ते कि उसके खिलाफ सबूत कच्चा होता है। उसने जवाब दिया कि वो 3 दिनों से लोगों की बातें सुन रहा है। उसको पक्का सबूत मिला है कि जगदेव बदकार जवान है और बाप का रुपया अय्याशी में बर्बाद कर रहा है। ये ठीक है कि मेरे चचा का मुसलमान मुलाजिम हैदर खान बहुत दिनों से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसका क्या सबूत है कि मालती उसके साथ चली गई है? मोहन कुमार ने कहा कि उसको ये शक है कि हैदर खान किसी और वजह से चला गया है और उसके चचा हरकिशन लाल ने कह दिया है कि मालती उसके साथ भाग गई है। मेरी दूसरी रिपोर्ट यह है कि चचा ने मुझे कारोबार और मुनाफे का धोखा देकर मेरी दुकानें बेच डाली हैं, मोहन कुमार ने कहा, और सारी रकम हजम कर ली है। मैं मालूम कर चुका हूँ कि उसने कोई और कारोबार नहीं किया था। बोलते बोलते उसे कुछ याद आ गया। चुप होकर सोचता रहा और फिर कहने लगा, मेरी बहन ने इसको बार बार कहा होगा कि हमारी दुकानों की रकम दे दे। इस वास्ते मेरे चचा ने ये काम किया कि मेरी बहन को कत्ल करा दिया। तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारी बहन को तुम्हारे चचा ने गायब कराया है या उसके बेटे जगदेव ने? मैंने कहा। लेकिन मोहन कुमार, अगवा और कत्ल और धोखा दही मामूली जुर्म नहीं होते कि तुमने शक किया और थानेदार उनको गिरफ्तार कर लेगा। मैं तुमको बताता हूँ कि इन दोनों के खिलाफ पर्चा कराने के लिए गवाह ले आओ। मैं भी शहादत और सबूत मालूम करने की कोशिश करूँगा। आप पुलिस इंस्पेक्टर हैं, उसने कहा, लेकिन आपको शायद ये मालूम नहीं कि मेरे मुकाबले में पुलिस इंस्पेक्टर की कोई पोजीशन नहीं। मैं फौजी हूँ। अगर आप मेरी रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो मैं अपनी रेजिमेंट को रिपोर्ट लिखूँगा, लेकिन ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। वो इस वास्ते वर्दी पहनकर आया था कि मैं उसके रौब के नीचे आ जाऊँ। उसने मुझ पर ठीक रौब डाला था। जंग अज़ीम में अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानी फ़ौजियों का दर्जा बहुत ऊंचा कर दिया था। थानेदारों, तहसीलदारों को हुक्म मिला था कि वो अपने अपने इलाके के फ़ौजियों का बहुत ख्याल रखें और उनको कोई तकलीफ़ हो तो तकलीफ़ को रफ़े करें। मोहन कुमार ने मुझ पर अपनी वर्दी का रौब डाला तो मुझे गुस्सा आ गया। इस वास्ते मैंने इसको थोड़ी सी बातें उसकी फ़ौजी पोजीशन की बाबत कही और ये भी कहा
کہ जवान, मैं मान लेता हूँ कि तुम्हारी पोजीशन मुझसे ऊंची है, लेकिन जिस तरह तुम फौज में कोई गलत काम नहीं कर सकते, इसी तरह मैं भी किसी के खिलाफ या किसी के सिर्फ कहने पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। मैं फिर कहता हूँ कि तुम भी सबूत और शहादत ले आओ और मैं भी कोशिश करूँगा। अगर मुजरिम को मुजरिम साबित करने के वास्ते शहादत काफ़ी हो गई तो मैं हरकिशन लाल और जगदेव को गिरफ्तार कर लूँगा। यही तो मुझको खतरा है, उसने कहा। मेरा चचा कांग्रेस पार्टी का लीडर है और उसके पास पैसा है और उसका हर जगह रौब चलता है, इस वास्ते आप उसके खिलाफ मामला गोल कर देंगे। मैंने इसको समझाया कि मैं कानून के मामले में अमीर गरीब को नहीं देखूंगा। इसने मुझको अपने चचा की बाबत जो बताया था वो सारा दुरुस्त था। मैं लाला हरकिशन लाल को जानता था। वो कांग्रेस पार्टी का लीडर और ओहदेदार था और वो रौब और रसूख वाला आदमी था। मैंने उसकी बाबत ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा कि उसको बड़ा आदमी समझकर मोहन कुमार की शिकायत की परवाह नहीं करूंगा। मैंने ये सोचा कि मोहन कुमार अपने चचा पर बड़े संगीन इल्ज़ाम लगा रहा है और उसके पास कोई सबूत नहीं है। उसको अपने चचा पर सिर्फ ये गुस्सा था कि उसने उसकी दुकानें बेचकर सारा पैसा हजम कर लिया था। मैंने मोहन कुमार को कहा कि वो अगले रोज़ या जिस रोज़ भी उसको पक्का सबूत मिल जाए मेरे पास आ जाए और फिर देखे मैं क्या करता हूँ। वो चला तो गया लेकिन वो गुस्से में था। मैंने उससे पूछा कि वो रहता कहाँ है। उसने बताया कि वो चचा के घर नहीं रहता, मंदिर के साथ आश्रम सा बना हुआ था और वो आरजी तौर पर वहाँ रहता था। मंदिर के पंडित ने उससे रहने की इजाज़त दे दी थी। मैंने हरकिशन लाल को थाने बुलाया, वो जल्दी आ गया। मैंने सोचा था कि आखिर बड़े दर्जे का आदमी है, इसकी इज्जत बच जाएगी, बशर्ते कि मुझे सही बात बता दे कि क्या है। लाला जी, मैंने इसको कहा, आप सब कुछ समझने वाले हैं। मैंने ये काम कानून के खिलाफ किया है कि आपको इधर बुलाया है। मैंने आपकी इज्जत के वास्ते ये गलत काम किया है। अब ये आपका काम है कि अपनी इज्जत को बचाएं या अपनी इज्जत का कोई ख्याल ना करें। वो घबराने लगा। उसने कहा कि मैं उसे साफ साफ बात बताऊं कि असल मामला क्या है। मैं आपकी भतीजी मालती को देखना चाहता हूँ। मैंने कहा, अगर आप ये लड़की उसके भाई मोहन कुमार के हवाले कर दें तो मैं कोई कार्रवाई नहीं करूँगा। और दूसरी बात यह है कि आपने मोहन कुमार की दुकानें बेची थीं, उसकी रकम का हिसाब किताब उसे बता दें। मैं आपकी बात समझ गया हूँ, उसने कहा। वो मेरे खिलाफ रिपोर्ट कर गया है, लेकिन मैंने अभी कागजी कार्रवाई नहीं की। मैंने कहा, आप इज्जत और हैसियत वाले आदमी हैं, इस वास्ते पुलिस के चालान केस से बचें और इस चक्कर में ना पड़ें। अगर आप मुझको इजाज़त दें तो मैं पूरी राम कहानी सुना दूं। मैं राम कहानी सुनने के लिए तैयार हूं, मैंने कहा, लेकिन ये सोच लें कि आप मुंह से जो बात निकालेंगे उसका आपको सबूत देना पड़ेगा। मैंने मोहन कुमार पर एतबार नहीं किया, मैं आपकी ज़बानी राम कहानी पर भी एतबार नहीं करूँगा। आप मेरी बात सुन लें, उसने कहा। मोहन कुमार मेरे भाई का बेटा है। मेरा भाई अच्छे पाए का जमींदार था और शरीफ आदमी था। वो मर गया तो मोहन कुमार अय्याश हो गया। आप उसके गांव से उसकी रिपोर्ट ले सकते हैं। उसकी माँ इस गम से मर गई कि एक ही बेटा था, वो भी आवारा और अय्याश निकला। मोहन कुमार ने तमाम ज़मीन बेच खाई और बाप की इतनी बड़ी हवेली गिरवी रखकर गंवा दी। शराब ये पीता था, तवाइफबाजी ये करता था, बदमाशी ये करता था। सारे गुंडे बदमाश इसके यार बने हुए थे। जुआ इसके अपने घर में चलता था। मैंने 100 बार कहा कि अपने बाप का नाम और उसकी जायदाद बर्बाद ना करो, लेकिन इसने मुझको गुस्से में जवाब दिया कि तुम कौन हो मुझको रोकने वाले। मुझको फिक्र तो उसकी बहन का लगा हुआ था। जैसा भाई निकला वैसी ही बहन निकलती। मैंने मोहन कुमार को कहा कि तुम्हारी बहन अभी कमसिन है, तुम घर में बदमाशों को इकट्ठा किए रखते हो और शराब पीते हो, तुम्हारी बहन भी ऐसा ही करेगी। मोहन कुमार ने फिर मुझ पर गुस्सा झाड़ा। मुझको किसी ने बताया कि मालती जो मोहन कुमार की बहन है वो ठीक नहीं रही, भाई की तरह बदमाशी की बातें करती है और उसने अपनी इसी उम्र में 11 आने लगाने शुरू कर दिए हैं। लाला जी महाराज, मैंने इसको टोक कर कहा, आपको वो आदमी थाने में ये बयान देने के वास्ते पेश करने पड़ेंगे कि मालती बदमाशी करती थी और उनको ये बयान भी देना पड़ेगा कि उसका फला फला आदमी के साथ 11 आना था। सारा गांव कहता है जी, सिर्फ कहने पर मैं एतबार नहीं कर सकता। मैंने कहा, अगर कहने पर हम लोग कार्रवाई करने लगें
तो मोहन कुमार बहुत सारी बातें कह गया है। मुझको चाहिए कि आपको और आपके बेटे को गिरफ्तार कर लूं। आप थाने में बातें कर रहे हैं, यह आड़तियों की मंडी नहीं है। यहाँ सिर्फ वो बात करें जिसको 2-3 गवाह सच्ची साबित कर सकें। मैं साबित करूंगा जनाब, उसने कहा। फिर एक रात मोहन कुमार अपनी बहन के साथ मेरे घर आ गया। उसने मुझको बता दिया कि वो क्या करतूत करके आया है। उसने जनाब एक इज्जत वाले घर की लड़की को ज़बरदस्ती ख़राब किया। वो लोग उसको कत्ल करने पर आ गए। ये अपनी बहन को लेकर मेरे घर आ गया और इसे मेरे घर में छोड़कर कहीं लापता हो गया। मुझको क्या मालूम कहाँ चला गया है। इसकी तनख्वाह इसकी बहन के नाम पर आने लगी तो पता चला कि फ़ौज में भर्ती हो गया है। मुझको इसका बहुत अफसोस हुआ कि ये लड़का शरीफ इंसानों की तरह रहता तो सारे गांव पर इसकी हुकूमत होती, लेकिन ये मामूली सा सिपाही बनकर जंग पर चला गया। ये जंग हमारी तो नहीं थी, ये अंग्रेज़ों जापानियों की जंग थी। हम तो हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराना चाहते हैं। हिंदुस्तान और अंग्रेज़ों को गोली मारो लाला जी, मैंने कहा। मोहन कुमार और मालती की और अपने बेटे की बात करो। मालती ने मेरे घर में भी अपने लक्षण दिखाने शुरू कर दिए। उसने कहा वो खुली फिरती थी, मंदिर में कभी नहीं गई। लड़की खूबसूरत थी, इस वास्ते कई जवान उसको इशारे करने पर आ गए। इशारे तो ये खुद करती थी। मेरा एक मुसलमान नौकर था, वो छोटा सा था तो मेरे पास आया था, मेरे पास ही जवान हुआ। मुझको इस पर बहुत एतबार था। मैंने आपको बताया है कि मालती ने उसके साथ यारी लगा ली और उसी के साथ निकल गई। आपने मोहन कुमार की दुकानें बेची थीं? मैंने पूछा। आपने रकम किस कारोबार में लगाई थी? उसने मुझको समझाया कि कारोबार क्या था और ये किस तरह ठप हो गया। साथ ही उसने कहा कि मैं तो दुकानें बेचने के हक में नहीं था। मोहन कुमार ने खत लिखा था कि दुकानें बेचकर पैसा किसी कारोबार में लगा दो। मैंने इसको खत में समझा दिया था कि कारोबार का कोई एतबार नहीं। उसने खत लिखा कि आप मेरी जिम्मेदारी पर पैसा लगा दें, अगर नुकसान हो गया तो ये मेरा होगा। उसने मुख्तारनामा भी भेजा था। आपके पास उसका वो खत पड़ा हुआ होगा जिसमें उसने लिखा था कि नुकसान का जिम्मेदार वो खुद होगा। मैंने कहा अगर वो खत मौजूद हो तो इसकी ये शिकायत खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है कि आपने उसकी दुकानें धोखे से बेची हैं। खत कौन संभाल कर रखता है जी? उसने कहा बात दरअसल ये है कि ये शख्स मुझसे रकम बटोरने की कोशिश कर रहा है। फौज से इसकी छुट्टी मिल गई है। मुझको आकर इसने कहा कि 10,000 रुपया दे दो, दुकान खोलूँगा। मैंने इनकार किया इस वास्ते कि ये रकम जुए में हार देगा या हफ्ता 10 दिन ऐश करके रकम उड़ा देगा। उसने मेरा इनकार सुना तो मुझको धमकी दी कि मैं फौजी हूँ, इस वास्ते तुमको गिरफ्तार करा दूंगा कि इस शख्स ने मेरी बहन को लापता किया है और धोखे से मेरी दुकानें बेचकर खा गया है। ये तो मुझको मालूम था कि ये शख्स इल्ज़ाम के जवाब में इल्ज़ाम लगाएगा और ये बात आपके दिमाग में भी आ सकती है कि किसी पर सच्चा इल्ज़ाम लगा दो तो वो कहता है कि इल्ज़ाम झूठा है। मेरी कोशिश इस पर थी कि लोगों का तस्फिया बग़ैर मुकदमे हो जाए, इस वास्ते कि इनकी इज्जत और सहूलत इसी में थी और मैं एक केस से बच जाता। मैंने हरकिशन लाल को एक बार फिर कहा कि वो मोहन कुमार को बदमाश कहता है तो मुझको सच्ची बातें बता दे, लेकिन इस शख्स ने मुझको अपनी लीडरी की बातें सुनानी शुरू कर दी। मुझको ये तमाशा बड़ा दिलचस्प और अजीब लगा कि एक आया और मुझ पर रौब कस गया कि मैं फौजी हूँ, इस वास्ते मैं जो कहता हूँ इस पर कार्रवाई करो। दूसरा आया तो वो मुझ पर कांग्रेस की लीडरी का रौब डालने लगा कि मैं जो कहता हूँ वही सच है। मेरी थानेदारी तो एक पैसे की ना रही। लाला हरकिशन जी, मैंने इसको कहा, मैंने आपके साथ जो मेहरबानी की है इसको समझ जाएं और इसकी थोड़ी सी कदर करें, इस वास्ते कि आपको अदालतों और कचहरियों के चक्करों से मैं बचा रहा हूँ। आप पर एक मेहरबानी और करता हूँ कि आपको पहले बता रहा हूँ कि इन सवालों के जवाब ला दें और गवाह भी तैयार रखें। एक ये कि आपकी भतीजी लापता हो गई तो आपने पुलिस को रिपोर्ट क्यों नहीं दी, खुद नौकर का पीछा क्यों नहीं किया? दूसरा सवाल यह है कि आपने खुद मोहन कुमार से कहा था कि आप इसकी दुकानें बेचकर कारोबार में पैसा लगाएंगे, या मोहन कुमार ने कहा था कि आप उसकी दुकानें बेचकर कारोबार में पैसा लगाएं और नुकसान का जिम्मेदार वो होगा? तीसरा सवाल यह है कि आपने क्या कारोबार किया था और नुकसान किस तरह हुआ? और चौथा सवाल यह है कि मालती बदकार हो गई थी। गवाह तैयार रखना। आप चले जाएं।
और कोशिश करें कि मोहन कुमार के साथ आपका तस्वीर थाने और कचहरी के अहाते से बाहर हो जाए। वो चला गया तो मैंने 2 पुराने हेड कांस्टेबल्स को बुलाया। मुझको इस थाने में आए हुए अभी 1 साल हुआ था और एएसआई 1.5 साल पहले आया था। मुझको पुराने हेड कांस्टेबल पुरानी खबरें दे सकते थे। हेड कांस्टेबलों के साथ बात हुई तो इनसे पहले पुराने हेड कांस्टेबल बोल पड़े। उन्होंने बताया कि हरकिशन लाल का बेटा जगदेव बदमाश नौजवान है, बाप की तरफ से कोई रोक टोक नहीं, आवारा शहजादा है और जवान लड़कियों का शिकारी है। पैसे खर्च करता है और बाप उसको पैसे देता रहता है। ये भी पता चला कि उसने 2-3 पेशावर गुंडे अपने साथ लगा रखे हैं। मैं इन लोगों की बातें सुनता रहा। बहुत सारा वक्त गुजर गया था। पहले मोहन कुमार ने अपनी राम कहानी सुनाने में 2 घंटे ले लिए थे। फिर इसका चचा आ गया। मैंने इनकी बातें बहुत मुख्तसर सुनाई हैं। मैंने जिरा भी की थी। इसका चचा 2.5 घंटे ले गया। मैंने दोपहर का खाना थाने में ही खाया था। अब दिन का पिछला पहर था। मोहन कुमार गुस्से में आया। देखो थानेदार साहब, उसने रौब से कहा, मुझको पता चल गया है कि आपने मेरे चचा को बुलाया था। आपने उसको इस वास्ते बुलाया था कि उसकी इज्जत खराब ना हो और मेरी इज्जत बेशक खराब होती रहे, इस वास्ते कि वो दौलत वाला लीडर है और मैं गरीब आदमी हूँ। मैंने उसको अपने दफ्तर में ले जाकर बिठाया और समझाया बुझाया कि मेरी आंख में गरीब और अमीर एक बराबर हैं और मैंने उसको इस वास्ते बुलाया था कि तुम्हारे हक में कुछ शहादत इकट्ठी हो जाए। मैं फौजी हूँ जनाब, उसने बेवकूफ़ों की तरह कहा। आप मुझको धोखा नहीं दे सकते। वो आपकी मुट्ठी गर्म कर गया है। अगर आप ईमानदार होते तो फ़ौरन मेरी रिपोर्ट लिख लेते और उसको गिरफ्तार कर लेते। गुस्सा तो मुझको भी चढ़ गया, लेकिन मैंने गुस्सा पी लिया। मुझको अभी क्या पता था कि सच्चा कौन और झूठा कौन है। मैं न किसी की हिमायत कर सकता था न मुखालफत। मैंने उसको आराम से समझाया कि मैंने अपनी मुट्ठी गर्म नहीं की और वो ज़रा आराम से बात करे। मैंने उसको ये भी कहा कि वो थोड़ी सी शहादत ले आए, इस वास्ते कि मैं केस दर्ज कर सकूं। बाकी इमारत मैं खुद खड़ी कर लूँगा। लेकिन मेरी मीठी ज़ुबान ने उसको गलत फहमी में डाल दिया कि मैं इससे डर रहा हूँ और मैं इस वास्ते डर रहा हूँ कि मैंने हरकिशन लाल से रिश्वत ली है। आपकी मर्जी है, मेरा केस दर्ज ना करें, उसने कहा। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुम जैसे मुसलमानों को मैं अपनी जूती के नीचे रखना जानता हूँ। हरकिशन लाल की लीडरी का भी तमाशा देख लेना। अब मेरा गुस्सा मेरे काबू से निकल गया। मैंने उसको क्या क्या कह दिया वो मैं आपको सुना नहीं सकता। मुझको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुसलमानों की बाबत ये कौन मुसलमान बर्दाश्त कर सकता है कि एक हिंदू इनको जूती के नीचे रखने की बात करे। मैंने बहुत बेवकूफ़ी की कि उसको ये भी कह दिया कि एक ऐसी लड़की की बाबत जिसके कई दोस्त थे और एक के साथ वो भाग भी गई। रिपोर्ट दर्ज कराने से पहले मैं 10 बार सोचूंगा। उसका याराना जगदेव के साथ भी था। जगदेव जगदेव, उसने सख्त गुस्से में कहा और उठ खड़ा हुआ। जाते जाते कह गया, मुझको मालूम है कि एक गरीब आदमी की रिपोर्ट नहीं सुनोगे। मैं हर तरह की कसम खाकर कहता हूँ कि मेरा इरादा उसके साथ बेइंसाफ़ी करने का नहीं था। उसने मुझ पर गुस्सा झाड़ा और उसने बकवास भी की थी। फिर भी मैंने दिल में इस तरह नहीं कहा था कि उसकी रिपोर्ट और शिकायत दबाकर उससे बदला लूँगा। दूसरी सब बड़ी खौफनाक रिपोर्ट आई। लाला हरकिशन लाल इस हालत में थाने आया कि धाड़े मार रहा था। उसके साथ 3-4 आदमी थे। उसके मुंह से बात ही नहीं निकलती थी। वो धाड़े मारता था, हाय मेरा राजकुमार, हाय मेरा शहजादा। दूसरे आदमियों ने बताया कि इसके बेटे जगदेव की लाश खेतों में पड़ी है। उस मुलीच ने मेरे बेटे को कत्ल कर दिया है, हरकिशन लाल ने रोते हुए कहा। किस मुलीच ने? मैंने पूछा। मोहन कुमार ने, उसने कहा। और कौन कर सकता है? हाय हाय, मैं मर गया। बहन ने इसको खराब किया और भाई ने आकर उसको कत्ल कर दिया। मोहन कुमार के सिवा और कोई कातिल हो ही नहीं सकता था। वो मुझको धमकी दे गया था और उसने मुझको गुस्से से कहा था कि तुम एक गरीब आदमी की रिपोर्ट नहीं सुनोगे। उसने कानून अपने हाथ में ले लिया था और जगदेव से अपनी बहन की बेआबरूई का बदला लिया था। जगदेव का बाप भी उसी को कातिल कह रहा था। मैंने ये सुनने से पहले कि जगदेव कहाँ और किस तरह कत्ल हुआ है, सिर्फ ये सुनकर कि वो कत्ल हो गया है, अपने एएसआई से कहा कि मोहन कुमार बंदर में रहता है, उसे पकड़ लाए। मुझको खतरा ये दिखाई दे रहा था कि वो भागकर कहीं दूर निकल गया होगा। नंदीगढ़ में उसका कुछ भी नहीं रह गया था। एएसआई को रवाना करके मैंने हरकिशन लाल और उसके साथ आने वाले आदमियों से पूछा कि जगदेव किस तरह कत्ल हुआ है।
मुझ को बताया गया कि जगदेव रात को खाना खाकर घर से निकला था। वो बहुत देर तक वापस न आया तो उसके बाप ने उसकी तलाश शुरू कर दी। उसके जितने दोस्त थे उन सब के घर गया, सब सोए हुए मिले। जगदेव का कोई सुराग न मिला। आधी रात गुजर गई तो फिक्र बढ़ गया। हरकिशन लाल को उसकी बीवी ने कहा कि उसने बेटे को बहुत ख़राब कर दिया है, अब वो हाथ से निकल गया है, इसकी शादी हो जानी चाहिए। हरकिशन लाल ने अपनी बीवी को कहा कि वो कल ही इसकी शादी का बंदोबस्त कर देगा। सुबह सवेरे एक आदमी ने आकर बताया कि खेतों में जगदेव की लाश पड़ी है। हरकिशन लाल और उसकी बीवी और जिस किसी ने सुना वो सब दौड़ते गए। लाश अभी तक खेतों में ही पड़ी थी। मैं मौका वारदात पर गया। लाश का चेहरा देखकर मुझको याद आया कि मैंने ये चेहरा पहले देखा हुआ है। नंदीगढ़ छोटी सी जगह थी। उसकी शक्ल सूरत कस्बे जैसी हो गई थी। आबादी थोड़ी थी। आबादी के साथ खेत शुरू हो जाते थे। जंगल और खड्ड भी थे। जगदेव 20 साल के लगभग उम्र का खूबसूरत जवान था। लाश की आंखें खुली हुई थीं और मुंह भी खुला हुआ था। लाश अकड़ गई थी। इस वास्ते मुझको ख्याल आया कि इसको मरे हुए बहुत वक्त गुजर गया है, शाम के बाद मरा होगा। लाश के नीचे गज एक लंबी अदवाइन की रस्सी पड़ी हुई थी। मैंने लाश की गर्दन देखी। गर्दन पर रस्सी के या गला घोटने के निशान साफ थे। इसको रस्सी से फांसी दी गई थी। तमाशा देखने वाले लोग और जगदेव के घर वाले मुझसे पहले लाश देखने पहुंच गए। इस वास्ते वहां कातिल का खुरा तलाश करना नामुमकिन हो गया था। खोजी मेरी कोई मदद नहीं कर सकता था। मैंने लाश को उलट पलट कर देखा। जिस्म पर और कोई जख्म या मारपीट का निशान नहीं था। मैंने वहाँ जो कागजात तैयार करने थे वो किए, गवाह बनाए और लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। मैं जब थाने में गया तो मैंने ये देखकर हैरान हो गया कि मोहन कुमार वहाँ मौजूद था। उसको एएसआई ने हथकड़ी नहीं लगाई थी और उसको ये भी नहीं बताया था कि उसको थाने क्यों लाया गया है। देख लिया आपने? उसने मुझको देखते ही कहा। एक को तो भगवान ने पकड़ लिया है। सुना है उसकी लाश बाहर कहीं पड़ी है। मैं मुस्कुराया और उसको अपने दफ्तर में ले गया। उसको अपने सामने बिठा लिया। तुम उसकी लाश देखने के वास्ते नहीं गए? मैंने पूछा। उसने नफरत से कहा, मैं सवेरे सवेरे उसका मरा हुआ चेहरा नहीं देखना चाहता था। मुझको उसके मरने का कोई अफसोस नहीं। मुझको भी ऐसे बदकार आदमी के मरने की खुशी है, मैंने कहा। और मैंने इसके करीब होकर बहुत आहिस्ता से कहा, लेकिन मुझको तुम्हारा अफसोस हो रहा है। तुम खुद ही बता दो कि मैं तुमको किस तरह बचाऊं। मुझे? उसने हैरान होकर पूछा। आप क्या कह रहे हैं? मेरी बात गौर से सुनो मोहन कुमार। मैंने उसको इस तरह कहा जिस तरह एक हमदर्द दोस्त बोला करता है। मैंने कहा, लोग ठीक कहते हैं कि फौजी बेवकूफ़ होते हैं। तुमने बेवकूफ़ी की है और उसकी सज़ा बड़ी ही खौफनाक है। मैंने क्या बेवकूफ़ी की है? तुम इतने चालाक नहीं हो मोहन कुमार। मैंने कहा, तुम एक पुलिस इंस्पेक्टर को चकमा नहीं दे सकते। इस वास्ते कि पुलिस को चकमा देने के वास्ते बहुत ज़्यादा अकल की ज़रूरत होती है। वो बोलने लगा था। मैंने इसको नहीं बोलने दिया और उसको कहा, मैंने तुमको कहा था ना कि अपने चचा और उसके बेटे के खिलाफ गवाहियाँ ले आओ। कमी बेशी मैं खुद पूरी कर लूँगा, मगर तुमने चचा के बेटे को कत्ल कर दिया। वो उछल पड़ा और उसने मेरे हाथ पकड़ लिए। उसके मुंह से बात ही नहीं निकल रही थी, सिर्फ हकला रहा था। कुछ कहने लगता था तो उसकी ज़बान कांप जाती थी। मत घबराओ मोहन कुमार, मैंने कहा। मुझको बता दो कि तुमने उसको किस तरह कत्ल किया है। अगर तुमने अपनी ज़बान से ना बताया तो मैं अदालत से साबित कर दूंगा, फिर तुम फांसी या उम्र कैद से नहीं बच सकोगे। अगर मुझको बता दोगे तो मैं साबित कर दूंगा कि तुमने फौरी इश्तेहार पर कत्ल किया है। इस तरह तुमको 3-4 साल सज़ा मिलेगी। हो सकता है कि तुम बरी ही हो जाओ। उसने मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि मैंने उसके चचा से रिश्वत ली है और उस पर कत्ल का झूठा इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। वो गुस्से से पागल हो रहा था। मैंने इसको आराम से समझाने और ठंडा करने की बहुत कोशिश की। उसको नरमी से कहा कि वो इकबाली जुर्म कर ले, लेकिन वो इतना पक्का निकला कि इकबाली जुर्म के नाम पर और ज़्यादा बकवास करने लगता था। मैंने उसको हवालात में बंद कर दिया। अब मुझे खुद उसके खिलाफ शहादत इकट्ठी करना थी। वो मंदिर में रहता था। मैंने मंदिर के पंडित को बुलाया और इससे पूछा कि गुज़िश्ता रात मोहन कुमार किस वक्त बाहर निकला और किस वक्त वापस आया था। पंडित ने कहा कि उसको मालूम नहीं और 2 आदमी जो उसके साथ रहते हैं वो बता सकते हैं। मैंने इन दोनों को बुला लिया। उन्होंने मोहन कुमार की बाबत बताया कि वो ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारता है और अक्सर रोता रहता है। कहता है कि भगवान उसके गुनाहों की सज़ा उसकी बहन को दे रहा है। वो शाम को बाहर जाया करता है। हर रोज़ क्या करता है?
वो शाम पड़ते ही कमरे में आ जाता है। एक आदमी ने बताया, कल शाम के बाद वो बहुत परेशान था। वो ये कहकर बाहर चला गया कि जरा घूम फिर कर तबीयत ठीक हो जाएगी। कितनी देर बाद वापस आया था? हम सो गए थे, इन आदमियों ने बताया। सुबह आँख खुली तो कमरे में सोया हुआ था। मैंने पंडित से और उसके दोनों आदमियों से पूछा कि मोहन कुमार हरकिशन लाल और उसके बेटे की बाबत बातें करता होगा। उन्होंने बताया कि वो अपनी बहन की बातें ज़्यादा करता था और कहता था कि थानेदार उसके चचा की हिमायत कर रहा है। अपनी बहन की बाबत कहता था कि उसका चचा जिस मुसलमान नौकर की बाबत कहता है कि उसकी बहन उसके साथ चली गई है, उसका गांव वो किसी से मालूम कर लेगा। अगर बहन मिल गई तो उससे पता चल जाएगा कि जगदेव उसके साथ क्या सलूक करता था। इन लोगों से मैंने और भी बहुत सारी बातें पूछी। उनसे ऐसे शक होता था कि मोहन कुमार ने कत्ल नहीं किया, लेकिन उसके खिलाफ शक चूँकि ज़्यादा पक्का था, इसलिए मैंने अब ये फैसला किया कि मोहन कुमार के साथ उस वक्त बात करूँगा जिस वक्त शहादत मुकम्मल हो जाएगी। पोस्टमार्टम नंदीगढ़ से 10-11 मील दूर होता था। इस वास्ते डॉक्टर की रिपोर्ट रात को आई। मौत रस्सी से गला घोटने से हुई थी और डॉक्टर ने मौत का वक्त रात 8 और 9 बजे के दरमियान लिखा था। पंडित और उसके आदमियों ने यही वक्त बताया था जब मोहन कुमार कमरे से गैर हाजिर था। रात को हवालात के संतरी ने बताया कि मोहन कुमार मुझको बुलाता है। मैंने उसको हवालात में से ना निकाला, उधर ही चला गया। वो दरवाजे की सलाखें पकड़कर अंदर खड़ा था और रो रहा था। आप मुसलमान हैं? उसने बहुत दुखी हुई आवाज़ में कहा। मुसलमान कहा करते हैं कि आपका मज़हब सच्चा है, लेकिन आप साबित कर रहे हैं कि आपके मज़हब में कोई सच्चाई नहीं। इतना कहकर वो रो पड़ा। मैं खामोश खड़ा रहा। उसने कहा, आप रुपए पैसे के पीछे अपना ईमान खराब कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह मेरे भगवान ने मुझको मेरे गुनाहों की सज़ा दी है, इसी तरह खुदा आपको इस दुनिया में सज़ा देगा। इसने दरवाजे को झंझोड़ते हुए और दांत पीसते हुए कहा, मैंने उस हराम की औलाद को कत्ल नहीं किया। ये पाप अपने ऊपर ना लो। रुपया पैसा आनी जानी चीज़ है। रुपया चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बेगुनाह की बद्दुआएं सारी उम्र ख़त्म नहीं होंगी। सिर्फ ये बता दो कि रात तुम कहाँ गए थे? मैंने कहा, जो भी जगह बताओगे मैं वहाँ जाकर पूछूंगा। शाम के बाद मैं आबादी से दूर निकल गया था। उसने जवाब दिया। दिल बहुत उदास था, नींद नहीं आ रही थी। मैं दूर जाकर बैठ गया और रोता रहा। बहन बहुत ही याद आ रही थी। मैं वहाँ से गुजरा भी नहीं जहाँ से उस पापी की लाश मिली है। मैं तो दिन रात मंदिर में माथा रगड़ता हूँ और अपने पापों की माफ़ी मांगता हूँ। उसने मेरे साथ बहुत सारी बातें की थी। मुजरिम झूठ ज़रूर बोलते हैं। थानेदारों को इतना तजुर्बा होता है कि उन्हें महसूस हो जाता है कि ये झूठ बोल रहा है। बेगुनाह को पकड़ लो तो वो भी मुजरिमों की तरह अपने आप को बचाने के वास्ते बहुत सारी बातें करता है। मोहन कुमार ने तो बहुत ही बातें की थी। मेरा तजुर्बा मुझे इशारा देने लगा कि मोहन कुमार बेगुनाह हो सकता है और मुझको और ज़्यादा गहराई में जाना चाहिए। मोहन कुमार, मैंने उसको आराम से कहा, मैंने रिश्वत नहीं ली और तुम्हारे साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं। ठंडे हो जाओ और मुझको सोचने दो। मेरी नज़र सिर्फ तुम्हारे ऊपर नहीं, मैं हर तरफ देख रहा हूँ। मुझको इधर उधर भी निगाह फेरनी चाहिए थी। ये मुझको पता चल गया था कि जगदेव लोगों की बेटियों के पीछे पड़ा रहता था। नंदीगढ़ में हिंदू राजपूत बहुत ज़्यादा थे। मुझको ये ख्याल आया कि मकतूल ने किसी की बेटी पर हाथ डाला होगा और बेटी वाले ने उसको रात किसी धोखे से बाहर बुलाया और कत्ल कर दिया। थाने के मुखबिर बड़ा अच्छा काम करते थे। मैंने अभी किसी को मुखबिर नहीं बुलाया था, बल्कि रात को थाने का एक ख़ास मुखबिर आ गया। उसने कहा कि जगदेव बहुत बदमाश हो गया था। उसने औरतों के साथ दोस्ती करने का ज़रिया एक औरत को बना लिया था और ये औरत बहुत ही बुरे चाल चलन की बताई गई। उसी वक्त कांग्रेस पार्टी का एक वफ्द आ गया। ये सब सरकर्दा हिंदू थे। हवालात का कमरा बरामदे में था। मोहन कुमार हर आने जाने वाले को देख रहा था। जब कांग्रेसियों का वफ्द आया तो मैंने इन लोगों को दफ्तर में नहीं बिठाया, बल्कि इनको बरामदे में खड़ा रखा और खुद भी खड़ा रहा। वफ्द ने मेरे ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया कि मैं मोहन कुमार के खिलाफ केस जल्दी तैयार करूं। वो बार बार कहते थे कि कातिल आपको मिल गया है। मैंने ऊंची आवाज़ में कहा, अभी कोई भी नहीं कह सकता कि कातिल मोहन कुमार है। मैं ऊंची आवाज़ में इस वास्ते बोला था कि मोहन कुमार सुन ले। मुझको मालूम था कि वो इसी वास्ते गुस्से में आ जाता था कि मैं रुपए पैसे वालों की बात सुनता और मानता हूँ। मैंने कांग्रेसियों को कहा, मुझको आप लोगों की हिदायत और ताकीद की कोई ज़रूरत नहीं।
میں گہری تفتیش کر رہا ہوں۔ میں ابھی اس آدمی کو قاتل نہیں کہوں گا جس کو میں نے حوالات میں بند کر دیا ہے۔ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں، میرے کام میں دخل نہ دیں۔ دوسرے دن مجھ کو خفیہ اطلاعیں ملنے لگیں۔ ہر اطلاع جگدیو کے خلاف تھی اور میرا یہ شک پکا کرتی تھی کہ اس نے کسی کی بیٹی پر دست درازی کی ہے اور عزت کا بدلہ لینے کے لیے اس کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ مجھ کو اس بد کردار عورت کا اتا پتہ مل گیا جو جگدیو کے دوستانے لگاتی تھی۔ میں نے اس کو تھانے بلا لیا۔ رام پیاری نام کی اس ادھیڑ عمر عورت کا قد کاٹ اور اس کا چہرہ اب بھی ایسا تھا کہ دل کو اچھا لگتا تھا۔ اس کی آنکھیں چمکتی تھیں اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ میرے سامنے آئی تو بھی مسکراہٹ موجود تھی۔ ہم لوگ اس قسم کی عورتوں کو جانتے ہیں کہ باہر سے کیا اور اندر سے کیا ہوتی ہیں۔ رام پیاری، میں نے اس کو اسی کی طرح مسکراتے ہوئے کہا، تمہارے آنے سے پہلے تمہاری ساری رپورٹ میرے پاس آ گئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم جھوٹ بولنا شروع کر دو اور میں 10 آدمی اور 10-12 عورتیں تمہارے سامنے کھڑی کر دوں اور وہ تمہاری ہر ایک بات بتائیں۔ مجھ کو یہ بتا دو کہ مجھ سے انعام لینا چاہتی ہو یا 8-10 سال قید، اپنی مرضی بتا دو۔ میرے پاس دونوں ہی بندوبست ہیں اور میں تم پر یہ مہربانی بھی کر سکتا ہوں کہ جب تک تم زندہ ہو تھانے کا کام کرو، بہت پیسہ دلاؤں گا۔ تمہارا مطلب ہے کہ مخبری کروں؟ اس نے پوچھا۔ مخبری کرو اور اپنا یہ کام بھی جاری رکھو جو کر رہی ہو۔ میں نے اس کو کہا، میں نہیں روکوں گا۔ عادی مجرموں اور اس قسم کی عورتوں کے ساتھ پولیس والے گول مول بات نہیں کیا کرتے، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ رام پیاری کو میں نے ایسا کہنے کا موقع ہی نہ دیا کہ وہ شریف عورت ہے۔ میں نے ایسی باتیں کی کہ اس کا چہرہ بتانے لگا کہ یہ عورت ایسا محسوس کر رہی ہے جیسے میرے سامنے ننگی ہو گئی ہو۔ میں نے اس کو کہا تھا کہ وہ اپنا کام جاری رکھے۔ یہ اس واسطے کہا تھا کہ وہ جو کام کر رہی تھی اس سے میں کئی مجرموں کا سراغ لگانے میں مدد لے سکتا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ میں نے اس کو کہا کہ اتنا مت سوچو، دل کی بات میرے آگے رکھ دو۔ تم دیکھ رہی ہو کہ میں تمہارے ساتھ تھانے داروں کی طرح بات نہیں کر رہا ہوں۔ اگر تم نے مجھ کو تھانے داروں کی طرح باتیں کرنے پر مجبور کر دیا تو تمہاری چیخیں سارا نندی گڑھ سنے گا۔ رام پیاری، میں نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور ہاتھ دبا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اس کی آنکھیں مسکراتی تھیں اور ان آنکھوں میں راز چھپے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، میری دوستی تم کو تخت پر بٹھا دے گی، گڑبڑ کرو گی تو تخت کی جگہ پھانسی کا تختہ ہوگا۔ وہ نئی نویلی دلہن بن گئی۔ میرا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں دبا کر اور عجیب طرح سے گردن کو خم دے کر اور بڑے پیارے نخرے سے بولی، ارے پوچھنا، کیا پوچھتا ہے؟ تجھ سے کیا پردہ ہے؟ پر ذرا میرے پردے کا خیال رکھنا، مردوں کی طرح یاریاں لگانا، پولیسیوں کی طرح دھوکہ نہ دینا۔ اس ٹائپ کی عورتوں کا نہ کوئی دین ہوتا ہے نہ مذہب، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے جس کے واسطے کوئی عورت اس لائن پر چل پڑتی ہے اور اسی کو روزی کمانے کا اور اپنے دل کی تسکین کا ذریعہ بنا لیتی ہے۔ ایسی عورت ضرورت کے واسطے ہر کسی کے ساتھ محبت اور پیار کرتی ہے لیکن وفادار کسی کی بھی نہیں ہوتی۔ مسلمانوں میں وجہیں کچھ اور ہوتی ہیں اور ہندوؤں میں اور۔ رام پیاری کی تاریخ یہ تھی کہ معمولی سے ایک کسان کی بیٹی تھی۔ قد کاٹ اور شکل و صورت اور رنگ و روغن بہت اچھا تھا۔ کنواری تھی تو راجپوت زمینداروں کے بیٹے جال پھینکتے تھے اور جب شادی ہوئی تو باپ نے نقد رقم لے کر ایسے آدمی کے ساتھ شادی کر دی جس کی عمر رام پیاری سے 2.5 گنا زیادہ تھی۔ وہ بڑھاپے کی عمر میں تھا۔ رام پیاری کے اندر ایسی آگ لگی کہ اس نے اپنے خاوند کو دھوکہ دینا شروع کر دیا۔ ابھی 4 سال ہی گزرے تھے کہ رام پیاری بیوہ ہو گئی۔ ہندوؤں میں یہ پابندی ہے کہ بیوہ دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ رام پیاری کی عمر ابھی 22-23 سال تھی۔ اس کی تاریخ سنانے والوں نے مجھ کو بتایا کہ وہ روتی نہیں، اس کی آنکھوں میں کسی نے آنسو نہیں دیکھا۔ ہندو لڑکی بیوہ ہو جائے تو سہیلیاں اس سے دور بھاگتی ہیں، گھر باہر والے اسے منحوس سمجھتے ہیں۔ جب یہ واردات ہوئی تھی اس وقت تو ہندو بہت ہی سخت تھے۔ رام پیاری کو یار دوست مل گئے تھے، یہ خفیہ دوستیاں تھیں۔ پنڈت نے اور رام پیاری کے باپ نے اس کو کہا کہ وہ مندر کے آشرم میں چلی جائے اور باقی عمر وہیں گزار دے۔ ہندو اب بھی بیوہ عورتوں کو ہردوار یا بنارس بھیج دیتے ہیں۔ مجھ کو رام پیاری کی ایک اور بات سنائی گئی تھی جو پرانی تھی۔ اب وہ میرے پاس بیٹھی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بات سچ ہے؟ اس نے کہا کہ بالکل سچ ہے۔ بات یہ تھی کہ اپنے باپ اور پنڈت کے کہنے پر وہ مندر کی داسی بن گئی تھی۔ اس کو الگ کمرہ دیا گیا تھا لیکن 1 مہینے سے زیادہ وہاں نہ رہی، اس واسطے کہ پنڈت جی مہاراج نے اس کو اپنی خفیہ بیوی سمجھ لیا تھا۔ رام پیاری نے اس کو کہا
कि मेरी किस्मत में पाप ही पाप रह गए हैं, तो मंदिर में कैद होकर क्यों पाप करूं? क्यों ना खुली हवा में उड़ूं और सबके मुंह पर हाथ फेरूं? फिर एक और वाकया हो गया। वो मंदिर की कैसे आज़ाद हो गई तो पंडित और उसके बालकों ने उसको बदनाम करना शुरू कर दिया। राम प्यारी को अपने मज़हब के खिलाफ इतनी नफरत हो गई कि उसने कोई डर और अदब लिहाज किए बगैर सबको बताना शुरू कर दिया कि सबसे बड़ा पापी तो हमारा पंडित है। मैंने आपको बताया है कि राजपूत आम हिंदुओं से ज़रा मुख्तलिफ हुआ करते थे। राम प्यारी ने एक बड़े जमींदार की पनाह ले ली। ज़ाहिरी तौर पर वो इस घर में नौकरी करती थी, लेकिन खुफिया तौर पर वो इस जमींदार की दोस्त थी। इस जमींदार का इतना रौब था कि उसने राम प्यारी के खिलाफ सबका मुंह बंद कर दिया। राम प्यारी की उम्र अब 25 साल से ऊपर हो गई थी और उसको तजुर्बा भी बहुत हासिल हो गया था। वो जिस जमींदार की पनाह में थी और जो उसको ऐश कराता था, उसकी भी वो वफादार नहीं थी, लेकिन वो इतनी बुद्धू नहीं थी कि जितनी पहले थी। अब उसने मर्दों को उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया। 3 साल बाद उसका रखवाला जमींदार मर गया। राम प्यारी को अब किसी के सहारे और पनाह की ज़रूरत नहीं थी, इस वास्ते कि कई आदमियों की गर्दनें उसके हाथ में आ गई थीं। इनके बड़े खतरनाक राज उसके पास थे। कुछ औरतों के अंदर के हालात भी वो जानती थी, बल्कि वो अकेली जानती थी। अब उसको किसी का डर खतरा नहीं था। उसके आगे वो ही सर उठा सकता था जिसका मन साफ था। ये थी राम प्यारी। उसको ऐसी राम प्यारियाँ अपने महल्ले और अपने गांव में ज़रूर मिलेंगी। इनको हम लोग खुद यानी अपनी गलत कारियों से राम प्यारी बनाते हैं, फिर कहते हैं कि ये औरत बदमाश है। अब राम प्यारी मेरे हाथ में थी। मैंने उसको साफ कह दिया कि अपना काम जारी रखो और पुलिस का काम भी करो। उसके पास एक ही तोहफा था। ये उसने मुझको इस तरह पेश किया कि कहने लगी कि कुछ और ज़रूरत हो तो मुझको ज़रूर बताना, इशारा कर देना, हाजिर करना मेरा काम है। मैंने उसको कहा, कुछ और तो बाद की बात है, पहले मेरा ये मसला हल करो। उसने बात बिल्कुल साफ कर दी। कहने लगी कि ये जो लड़का मारा गया है जगदेव राज, इसके मैंने बहुत काम किए हैं और उसने हर बार मेरी झोली भरी है। राम प्यारी ने अपनी एक उंगली आगे करके मुझको सोने की अंगूठी दिखाई और कहने लगी कि ये मुझको उसी ने दी थी। उसने मुझको रेशमी जोड़े भी दिए, नकद रकम भी बहुत दी है। मैं अब इस शक पर सोच रहा था कि जगदेव को मोहन कुमार ने नहीं बल्कि किसी और ने कत्ल किया है, और उसकी वजह यही हो सकती है कि उसने किसी की बेटी बहू पर हाथ डाला होगा। ये मेरा ख्याल था, एक कयास था। अभी तो कई और कयास और ख्याल आने थे। मैंने राम प्यारी से पूछा कि जगदेव का ताल्लुक किसी ऐसी लड़की से रहा है जिसके घर वालों को पता चल गया होगा। तुम समझते हो कि उस लड़की के बाप या भाइयों ने जगदेव को कत्ल किया होगा? राम प्यारी ने कहा, मेरा ख्याल ऐसा नहीं। इस वास्ते कि हर दोस्ती मेरे हाथ से लगती थी। मेरा इंतज़ाम इतना कच्चा नहीं था। वो जो मालती उस घर में आकर रही थी, उसकी बाबत तुमको क्या पता है? सब पता है, राम प्यारी ने कहा। वो इसके हाथ नहीं आई। वो खुद कहता था कि राम प्यारी, तुम उड़ते पंछी पकड़ लेती हो, मुझसे अपने पिंजरे का पंछी नहीं पकड़ा जाता। मैंने उसको कहा कि जिस लड़की ने तुमको एक बार धुतकार दिया है वो तुम्हारे हाथ नहीं आएगी। असल बात यह है कि मालती इनके नौकर के साथ लगी हुई थी। बड़ा खूबसूरत मुसलमान था। ये राज मुझसे पूछो ना। वो कहाँ कहाँ मिलते थे मुझको मालूम है। फिर दोनों गायब हो गए। वो मुसलमान इसको ले गया। चचा ने परवाह नहीं की, कहता था जाती है तो जाए। भाई इसका अगर लड़ाई में मारा गया तो लड़की की शादी की जिम्मेदारी हम पर आ पड़ेगी। जगदेव इसकी बाबत क्या कहता था? कहता था कि हाथ से निकल गई। राम प्यारी ने जवाब दिया। कहता था कि हैदर खान कहीं नजर आ जाए गोली मार दूंगा। पर वो कहाँ नजर आने वाला था। अब जगदेव की दोस्ती कहाँ कहाँ थी। एक तो शांता है, उसने कहा, जवान है, खामिद वाली है, पर इससे दोस्ती अब कुछ कम हो रही है। दूसरी कामनी है, इसकी अभी शादी नहीं हुई, पर इससे जगदेव ने नजरें फेर ली थीं, इस वास्ते कि वो जगदेव बच्चे की माँ बनने वाली थी। इसके साथ जगदेव ने धोखा किया है। मेरे साथ भी उसने धोखा किया है। जगदेव ने मुझको कहा था कि इस लड़की के साथ वो शादी करना चाहता है। तुम जानते हो कि शादी की बात लड़के के माँ बाप लड़की के माँ बाप के साथ किया करते हैं। पर जगदेव ने इस लड़की की ख्वाहिश की तो मैंने लड़की को बता दिया। लड़की कामनी बहुत खुश हुई, इस वास्ते कि उसको जगदेव पसंद था और जगदेव का बाप अमीर था। मैंने जगदेव को बताया कि कामनी तो तुम पर मरती है, तो वो बेचैन हो गया।
और कहने लगा कि कामनी से मिलवा दो। मैंने इनकी मुलाकात करा दी। इनके दिल एक दूसरे के साथ जम गए। इसके बाद इनकी मुलाकातें होती रहीं। एक रोज़ जगदेव को मैंने कहा कि शादी की बात चलाओ। उसने हंसकर कहा कि शादी तो हो गई है। मैंने उसको कहा कि मेरा बाल बाल पाप में रंगा हुआ है, पर मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। कामनी को मैंने कहा था कि जगदेव तुम्हारे साथ शादी करेगा, पर तुमने तो दूसरा चक्कर चला दिया। और कामनी मुझको कहती है कि जगदेव के माँ बाप को कहो कि मेरे माँ बाप के पास आएं। जगदेव ने हंसकर मुझको टाल दिया और फिर ये मुसीबत आ पड़ी कि कामनी और जगदेव का पाप कामनी की कोख में बैठ गया। जगदेव ने 1 महीना पहले से उसको मिलना छोड़ दिया था। कामनी मिन्नत करती है और गालियाँ भी देती है कि मैं जगदेव को उससे नहीं मिलाती। जगदेव मानता नहीं था। मुझको कामनी का बहुत ख्याल आता था। वो बड़ी दिलेर और शरारती लड़की है, पर जिसमें दिलेरी होती है वो पाप करने पर आ जाए तो भी दिलेरी से करता है। ऐसा ही कामनी ने किया। उसने कहा था कि जगदेव के माँ बाप उसका रिश्ता ना माने तो वो जगदेव के घर चली जाएगी। मुझको कामनी और जगदेव की इस चक्करबाजी के साथ कोई दिलचस्पी नहीं थी। राम प्यारी इस तरह सुना रही थी जैसे किसी औरत की कहानी सुना रही हो। मैंने इसको रोक दिया और कहा कि इतनी लंबी बात सुनाने की ज़रूरत नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि जगदेव का कातिल कौन है। मुझको यकीन है कि कामनी कातिल नहीं। हाँ तो ये भी सुन लो, राम प्यारी ने कहा, और मैंने महसूस किया कि इस औरत में अकल भी है और ये बहुत कुछ जानती भी है। उसने कहा कि शायद तुमको कोई सुराग मिल जाए। कल दिन की बात है, कामनी ने मुझको बुलाया और रो पड़ी और कहने लगी कि ये ना होता तो मैं दिल पर पत्थर रख लेती। अब इस बच्चे का क्या बनेगा? एक ही इलाज है कि वो मेरे साथ ब्याह कर ले, पर वो सामने ही नहीं आता। मैंने अब इंतज़ाम कर लिया है, मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। अगर मैं ना मरी तो जब मेरा पाप ज़ाहिर होगा तो मेरा बाप और मेरा भाई मुझको कत्ल कर देंगे। जगदेव से कहो कि आज शाम के बाद मुझको बाहर मिले। उसने जगह बता दी। मैंने जगदेव को जाकर कहा कि पापी, एक बार तो उसको मिल ले और उसके दिल को कुछ तसल्ली दे दे। वो तो जहर खाकर मर रही है। मैंने जगदेव को ये भी बता दिया कि ये तुम आज रात उससे ना मिले तो मैं तुम्हारे साथ ताल्लुक़ तोड़ लूँगी और तुमको किसी के साथ मौके पर पकड़वा कर दुनिया के सामने बेइज्जती कराऊँगी। बस मैं यहाँ तक जानती हूँ। मुझको एतबार नहीं था कि जगदेव कामनी को मिलने जाएगा। सुबह हुई तो पहली खबर ये सुनी कि जगदेव कत्ल हो गया है और उसकी लाश खेतों में पड़ी है। मुझको इस तरह धक्का लगा जैसे किसी ने मेरे जिस्म के साथ नंगा तार लगा दिया हो। राम प्यारी ने मुझको कातिल के करीब पहुँचा दिया था। तुमने कामनी के घर जाकर पूछा नहीं कि रात को उसे जगदेव मिला था या नहीं? मैं कामनी के घर गई थी, राम प्यारी ने कहा। उससे यही बात पूछी जो आपने कही है। उसने कहा कि वो तो घर से ही निकली ही नहीं, इस वास्ते कि उसको यकीन था कि जगदेव उसको मिलने के वास्ते नहीं आएगा। कामनी ने यह भी कहा कि जगदेव ने उसकी तरह किसी और को भी ऐसा ही धोखा दिया होगा और उसने उसको पार कर दिया। कामनी रोती बहुत थी। राम प्यारी के साथ और भी बहुत सारी बातें हुई। आपको मैंने ज़रूरी बातें सुनाई हैं। मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि कामनी ने सच कहा है कि वो जगदेव को मिलने नहीं गई। ऐसा भी हो सकता है कि वो इसको मिलने गई और उसका भाई पहुंच गया और उसने जगदेव को कत्ल कर दिया। ये बात साफ थी कि जिसने भी उसको कत्ल किया है वो कत्ल के लिए तैयार होकर गया था, यानी वो इसी काम के लिए रस्सी अपने साथ ले गया था। एक ख्याल ये भी आया कि जगदेव कामनी के बुलाने पर गया और इत्तेफाक से मोहन कुमार उधर जा निकला। इनमें कोई बात हुई होगी और मोहन कुमार ने उसको कत्ल कर दिया। मगर मोहन कुमार अपने हाथ में रस्सी क्यों ले गया था? कत्ल की बाबत एक और बात जहन में बिठा लें कि जब कोई आदमी किसी को इस वास्ते कत्ल करता है कि उसके ताल्लुकात उसकी बहन, बेटी या बीवी के साथ हैं, तो वो जालिमों दरिंदों की तरह कत्ल करता है, कुल्हाड़ी या गंडासा इस्तेमाल करता है। ऐसे बास कातिल इतने पागल हो जाते हैं कि लाश के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। अगर किसी खामिद को रास्ते से हटाना हो इस वास्ते कि उसकी बीवी के साथ आशनाई है, तो जहर इस्तेमाल किया जाता है। रस्सी से गला घोटना बुज़दिलों का या औरत का तरीका है। आमतौर पर ऐसा ही देखने में आया है। मेरा दिमाग इसी पर ठहरता था कि मोहन कुमार या कामनी का भाई जगदेव को कत्ल करता तो जगदेव की लाश के बहुत से टुकड़े हो जाते। इश्तियाल और गैरत का कत्ल बड़ा सालिमों वाला होता है। मुझको एक इशारा और एक रास्ता मिल गया था। मैंने राम प्यारी को थाने में ही बिठाए रखा और इससे कामनी के घर का पता और उसके भाई और बाप के नाम मालूम करके
एक कांस्टेबल को भेजा कि कामनी को उसके बाप और भाई को थाने में ले आए। कांस्टेबल को मैंने वर्दी उतार कर जाने को कहा था, इस वास्ते कि किसी को पता न चले कि इनको थाने ले जा रहे हैं। ये तीनों आ गए। मैंने कामनी को अलग करके अपने दफ्तर में बिठा लिया, उसके बाप और भाई को बरामदे में बिठा दिया। कामनी 17-18 साल की खूबसूरत लड़की थी। उसके चेहरे पर बहुत बुरी घबराहट थी। मैं कुछ देर उसके मुंह की तरफ देखता रहा, इससे उसकी घबराहट और ज़्यादा बढ़ गई। मैंने उसको ऐसा नहीं कहा कि वो घबराए और डरे नहीं, ये राम प्यारी नहीं थी। कामनी जैसी लड़कियों के साथ तफ्तीश का तरीका कुछ और होता है। कामनी, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रात को जब जगदेव तुम्हारे साथ था तो ऊपर से कौन आ गया था? वो खामोशी से मुझे देखती रही। बाप आ गया था क्या? मैंने पूछा। उसने आहिस्ता से दाएं बाएं सर हिलाया, यानी कि नहीं। भाई आ गया था? उसने पहले की तरह सर हिलाया। फिर और कौन आ गया था? मैंने पूछा। कोई आया तो ज़रूर था। उसने फिर पहले की तरह से बहुत आहिस्ता से सर हिला दिया, यानी कि नहीं। कामनी, मैंने उसको कहा, कोई लड़की अपने बाप और भाई को कत्ल के जुर्म में नहीं पकड़वा सकती, वो अपनी ज़बान बंद रखेगी। लेकिन मैंने तुम्हारे बाप और तुम्हारे भाई को पकड़ लिया है। जगदेव को तुमने बुलाया था, तुम दोनों को इकट्ठे देखा गया है, इस वास्ते मैंने तुमको, तुम्हारे बाप और भाई को बुलाया है। मैं तो तुम लोगों को जानता ही नहीं। मुझको बिल्कुल मालूम नहीं था कि कामनी के बुलाने पर जगदेव गया था या नहीं। मैं कयास पर बातें कर रहा था। कामनी के चेहरे पर अब रंग आते और जाते थे, लेकिन वो खामोश थी और मुझको देख रही थी। तुमने उसे बुलाया था ना? वो चुप रही। कामनी, मैंने जरा सा झुंझुला कर कहा, मुझसे क्या क्या छुपाओगी? क्या तुम जगदेव के बच्चे की माँ बनने वाली नहीं हो? क्या उसने तुमसे शादी का वादा नहीं किया था? मैंने तुम्हारे बाप और भाई को भी बाहर बिठाया हुआ है। मैं इनको हवालात में बंद कर दूंगा। फिर जानती हो इनका अंजाम क्या होगा? फांसी। तुमको इनकी लाशें मिलेंगी। अपनी हालत देख लो जो जगदेव बना गया है। फिर मैं क्या करूं? वो बोल पड़ी। आप ही कुछ बताएं। तुम्हारे साथ धोखा हुआ है कामनी, मैंने बड़े हलीम लहजे में कहा। मैं तुमसे इस वास्ते पूछ रहा हूँ कि असल मामला क्या हुआ था, कि तुम्हारे वास्ते बचने की तरकीब करूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि जगदेव मारा गया है। ऐसे मुलीच और पापी को जिंदा नहीं रहना चाहिए। मुझको साफ साफ बता दो। मैं तुम्हारे बाप और भाई को समझा दूंगा कि वो क्या बयान दें। फिर मैं लिख दूंगा कि कातिल का कुछ पता नहीं चल रहा। आप नहीं समझ सकते कि कामनी जिस सूरत हाल में फंस गई थी, इसमें उस जैसी लड़की का हाल क्या होता है। अगर आप सैलाब में डूब रहे हों और आपका हाथ नाक पर जा पड़े, तो आप ये जानते हुए भी कि डस लेगा, आप उसको पकड़ लेंगे कि शायद यही आपको डूबने से बचाएगा। कामनी के साथ मैंने प्यार और हमदर्दी की और भी बातें की तो उसके आंसू बहने लगे। उसने पहली बात ये कही कि मेरे बाप और भाई को छोड़ दें, इसमें इनका कोई कसूर नहीं। फिर कसूर किसका है? मेरा। उसने कहा, उसको मैंने अपने हाथों ख़त्म किया है। इतना कहकर उसकी ज़बान चल पड़ी। वही कामनी जो बोलती ही नहीं थी, अब इस तरह बोलना शुरू हो गई कि मैं कोई बात पूछने के लिए उसको रोकता था तो वो ज़रा चुप होती थी। कभी उसके आंसू बहते थे और कभी खुश्क हो जाते थे। कभी वो इतनी गुस्से में आ जाती थी कि उसके दांत बजने लगते थे, और कभी इस तरह बोलती थी जिस तरह लोग नींद में बोलते हैं। मैंने देख लिया कि ये मामूली लड़की नहीं, ये कत्ल कर सकती है। मैंने उसकी सारी रामलीला सुनी। ये मैं आपको राम प्यारी के बयान में सुना चुका हूँ। उसने वही बयान दिया जो राम प्यारी ने दिया था। फिर उसने ये बताया कि उसको जगदेव पर किस तरह गुस्सा आया और उसको क्या क्या सोचें आईं। आखिर उसने खुदकुशी का फैसला कर लिया, और इस फैसले के साथ उसको ये सोच आई कि वो खुद मर रही है और अपने जिस्म में एक और जान को अपने साथ मार रही है, तो वो शख्स क्यों जिंदा रहे जिसने उसको धोखा दिया है। उसने जब राम प्यारी को कहा था कि जगदेव से कहो कि एक बार मुझको मिल ले, तो उसके दिमाग में दो सोचें थीं कि वो जगदेव को शादी के लिए तैयार करने की कोशिश करेगी, और दूसरी ये सोच कि उसको जान से मार डालेगी। उसके लिए उसने जो तरीका सोचा वो उसने औरतों से सुना था। एक औरत ने उससे अपने बदकार खामिद को इसी तरह से कत्ल किया था कि उसके गले में रस्सी डालकर फंदा बनाया और झटके दे देकर उसको ख़त्म कर दिया था। मैंने 2 दफ़ा ख्वाब में देखा कि मैं जगदेव की गर्दन में रस्सी डालकर उसको कत्ल कर रही हूँ। उसने कहा, मैं दिन को भी यही देखती रहती थी। आपकी निगाह में मैं मुजरिम हूँ, लेकिन मेरे दिल का हाल कोई नहीं जानता।
مجھ کو امید نہیں تھی کہ جگدیو آ جائے گا۔ میں ادوائن کی رسی ہاتھ میں لے کر کھیتوں میں اس جگہ چلی گئی جہاں پہلے کبھی ہم مل چکے تھے۔ اسے موت لے آئی۔ میری بات سننے سے پہلے ہی اس نے مجھ کو کہا کہ تم نے مجھ کو کس واسطے بلایا ہے؟ میں تم کو یہ کہنے آیا ہوں کہ پھر کبھی مجھ کو نہ بلانا۔ میں نے اس کے پاؤں میں بیٹھ کر اس کے پاؤں پکڑ لیے اور رو رو کر کہا کہ میرے ساتھ شادی کر لو، نہیں تو اپنے ہاتھوں اپنی جان لے لوں گی۔ اپنے اس بچے کا ہی کچھ خیال کرو۔ لیکن اس نے مجھ کو پاؤں کی ٹھوکر مار کر کہا، جا بدمعاش کہیں کی، معلوم نہیں کس کا گناہ پیٹ میں اٹھائے پھرتی اور مجھ کو پھانس رہی ہے۔ زمین سے ایک شعلہ اٹھا جو میرے سر تک چلا گیا۔ میں آہستہ آہستہ اٹھی اور اس کے پہلو میں ہو گئی۔ اب میں مظلوم لڑکی نہیں تھی، اب میں راجپوت کی بیٹی تھی۔ میرے ہاتھ میں رسی تھی۔ میں نے جس طرح خواب میں 2 دفعہ اس کو قتل کیا تھا، اسی طرح رسی کے دونوں سرے پکڑ کر رسی اس کے سر کے اوپر سے اس کی گردن میں پھینکی۔ وہ شراب کے نشے میں تھا۔ اس نے ایک ہی بار کہا کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے بہت تیزی سے رسی کو گانٹھ دے کر رسی دونوں طرف کھینچی۔ اس کے منہ سے خرخر نکلی اور اس کے ہاتھ اپنی گردن پر چلے گئے۔ میں نے رسی کو اور زور سے کھینچا۔ وہ ایک طرف گرتے گرتے اوندھا ہو گیا۔ میں نے اس کے سر پر ایک پاؤں رکھ کر زور زور سے جھٹکے دیے۔ وہ تڑپ رہا تھا، پھر اس کی حرکت بند ہو گئی۔ میں نے رسی کو اور کھینچا۔ میرے دل پر ذرا سا بھی ڈر خوف نہیں تھا۔ میں نے اس کی گردن سے رسی کھول دی۔ وہ بالکل نہ ہلا۔ پھر میں اپنے گھر چلی گئی۔ میرا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ میں سو گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو سب کہہ رہے تھے کہ لالا ہرکرشن لال کا بیٹا جگدیو کی لاش کھیتوں میں پڑی ہے۔ اب میرا دماغ ٹھیک طرح سوچنے لگا، لیکن پتہ نہیں چلتا تھا کہ کیا کروں۔ میں نے خودکشی کا ارادہ کیا ہوا تھا، وہ میرے دماغ سے نکل گیا اور میں سوچ میں پڑ گئی کہ اب کیا ہوگا اور کیا پولیس کو پتہ چل جائے گا کہ جگدیو کو میں نے قتل کیا ہے۔ میں سارا دن اور رات کو بھی اسی سوچ میں پڑی رہی۔ اب آپ کا بلاوا آیا تو مجھ کو ڈر تو لگا، لیکن اطمینان سا بھی ہو گیا، اس واسطے کہ جو سوچ کل سے پریشان کر رہی تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کرتی ہوں کہ مجھ کو زہر لا دیں، میں کھا کر اپنے آپ کو ختم کر لوں گی۔ میں اس کو زہر نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے اس کے بیان کے بعد یہ کام کیا کہ موہن کمار کو حوالات سے نکالا اور اس کو سمجھایا کہ وہ مندر میں ہی رہے اور میں کوشش کروں گا کہ اس کے چچا سے اس کو کچھ دلوا دوں۔ وہ کہنے لگا کہ میں اس کی بہن برآمد کرا دوں اور رپورٹ درج کروں۔ میں نے اس کو بتایا کہ مجھ کو شہادت مل چکی ہے کہ اس کی بہن اپنی مرضی سے اس کے چچا کے مسلمان ملازم حیدر خان کے ساتھ چلی گئی ہے۔ مجھ کو قتل کی تفتیش میں پکا ثبوت ملا ہے کہ جگدیو کو اس کی بہن نے دھتکار دیا تھا۔ میں نے اس کو یہ بھی بتایا کہ جگدیو کو کس نے اور کس واسطے قتل کیا ہے۔ وہ خاموش ہو گیا اور سر جھکا کر چلا گیا۔ میں نے کامنی کو حوالات میں بند کر دیا اور شہادت کی بابت سوچنے لگا۔ یہ کام بہت مشکل ہوتا ہے، اس میں میرے 4-5 دن لگ گئے۔ اس دوران جگدیو کا باپ ہرکرشن لال میرے پاس آتا رہا۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کے غم میں تپے دق کے مریضوں کی طرح ہو گیا تھا، بات کرتا اور روتا تھا۔ ایک دن اس نے کہا کہ مجھ کو ساری رات نیند نہیں آئی۔ مجھ کو موقع مل گیا۔ میں نے اس کو کہا کہ لالا جی، آپ کا دل دکھی ہے، میں اس کو اور نہیں دکھانا چاہتا، لیکن آپ کی شانتی کے واسطے ایک بات ضرور کہوں گا۔ انسان کوئی پاپ کرتا ہے تو اس کو خدا کی طرف سے سزا ملتی ہے۔ آپ سوچیں کہ آپ سے کیا پاپ ہو گیا ہے جس کی اتنی خوفناک سزا ملی ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ میری بات پر دھیان دے رہا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ صبر اور سکون حاصل کرنے کے واسطے خیرات کریں اور ہردوار جا کر لمبا عرصہ عبادت میں ڈوب جائیں، اور اگر آپ کے ہاتھوں کسی کا حق مارا گیا ہے تو وہ ادا کر دیں۔ آپ کا بیٹا آپ کو واپس نہیں ملے گا، پر سکون اور صبر مل جائے گا۔ اس نے میری باتوں میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ بہت دیر باتیں کرتے کرتے میں نے اس کو کہا کہ خدا نے اس کو بہت دولت دی ہے۔ وہ موہن کمار کی دکانوں کی قیمت اسے دے دے، ورنہ اس کو اور نہ جانے کیا سزا ملے گی، اور موہن کمار اس کے خلاف دھوکہ دہی کا مقدمہ بھی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اس کو یہ بھی کہہ دیا کہ موہن کمار غنڈوں بدمعاشوں کا دوست ہے۔ یہ ڈر بھی ہے کہ اس کا بیٹا ایک عورت کے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے اور وہ موہن کمار کے ہاتھوں قتل ہو جائے۔ موہن کمار اس کے گھر ڈاکہ بھی ڈلوا سکتا ہے۔ اکلوتے بیٹے کے قتل نے اس کے دماغ کا حال کچھ اور ہی کر دیا تھا۔ اس نے مجھ کو کہا کہ میں تصفیہ کرا دوں اور وہ موہن کمار کو رقم دے دے گا۔ میں نے اسی شام موہن کمار اور ہرکرشن لال کو تھانے بلا لیا۔ ہرکرشن لال رقم ساتھ لایا تھا۔
یہ 8,000 تھی جو آج کے 80,000 کے برابر تھی۔ اس نے رقم مجھ کو دی۔ میں نے موہن کمار کو دی اور اس کو کہا کہ وہ چپ کر کے چلا جائے، اور وہ چلا گیا۔ کامنی کو 5 سال سزائے قید دی گئی تھی۔ 6-7 ماہ بعد اتفاق سے پتہ چلا کہ موہن کمار کی بہن مالتی حیدر خان کے ساتھ اپنی مرضی سے چلی گئی اور اس نے مسلمان ہو کر اس کے ساتھ شادی کر لی تھی۔